हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम जो 10,000 MCQ सीरीज है उसका पार्ट नंबर 2 लेके आए हुए हैं। ये सभी लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप UGC नेट, KVS, NVS, दिल्ली, राजस्थान या दूसरे अन्य राज्यों के लाइब्रेरियन एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। और इसमें हम 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस जो था उसमें 10 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया था, तो उसके आगे हम 11 नंबर क्वेश्चन से इसमें आगे हम देखेंगे लोग और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके आप वीडियो देखने के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द विलेज शुड हैव लाइब्रेरी लाइक वी हैव द टैंक एंड वेल्स। मतलब ये कथन किसका है? मेनली ये कहा गया है कि गांव में पुस्तकालय होने चाहिए जैसे हमारे पास टैंक और कुएं हैं। तो ये कथन चिलकामर्ति लक्ष्मी नरसिम्हम ने कहा था और ये ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गेट रजिस्टर ऑफ लाइब्रेरी शो। मतलब गेट जो रजिस्टर होता है वो क्या शो करता है लाइब्रेरी में? तो बेसिकली ये शो करता है टू नो द टोटल यूजर स्ट्रेंथ पर डे, यानी प्रतिदिन प्रत्येक उपयोगकर्ता की संख्या जानने के लिए। यानी कि देखिए, गेट रजिस्टर बेसिकली होता क्या है, एक रजिस्टर होता है लाइब्रेरी में, जो सभी व्यक्ति जितने भी रीडर आते हैं, पढ़ने वाले पाठक, उनका लिस्ट होता है कि उनका नाम क्या है और उनके बारे में डिटेल होता है, तो उसी को हम गेट रजिस्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में है ये ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्कुलेशन प्रोसीजर, यानी निम्नलिखित में से कौन से संचलन प्रक्रिया नहीं है? तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ कार्ड जो है ये इसके सर्कुलेशन प्रोसीजर में यानी कि संचलन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर ए, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर्स एंड चार्जिंग ऑफ ओवरड्यू एंड रिन्यूअल ऑफ बुक, ये तीनों ऑप्शन सर्कुलेशन प्रोसीजर का पार्ट होता है, यानी कि आपका इसमें डी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन से संचलन प्रक्रिया का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, हु आर द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता। आपको पता है इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता को ही आगे चलकर नेशनल लाइब्रेरी बनाया गया। तो जो इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? तो ये इंग्लैंड के पर्सन थे, जॉन मैकफार्लैंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिलान कीजिए, यानी मैच द फ्लोइंग डिपोजिटरी लाइब्रेरी लिस्ट। तो देखिए, डिपोजिटरी लाइब्रेरी लिस्ट जो 4 है, इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं चैनल में। तो इसमें बेसिकली बताना है क्या है कि कौन से नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, उसकी स्थापना वर्ष क्या है। तो देखिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी कि जो कलकत्ता में है, उसकी स्थापना 1948 में हुआ था, तो 1 का 2 हो जाएगा। बी में कोनामोरा, जो कोनामोरा पब्लिक लाइब्रेरी है, इसकी स्थापना 1890 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना आपको 1904 में हुई थी, 1804 में हुई थी, और ये सबसे पुराना डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। हालांकि डिपोजिटरी लाइब्रेरी बाद में बनाया गया, लेकिन ये एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना 1804 ईस्वी में हुई। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना 1951 में हुई, और ये सबसे लेटेस्ट है डिपोजिटरी लाइब्रेरी की बात करें तो ये इस तरह इनका मिलान है। मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ताकि आपको PDF मिले। इसका देखिए, आपको PDF मिल जाएगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमें 24 आवर के बाद आप या वहाँ पे ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, हाउ मेनी फंडामेंटल कैटेगरी डिड रंगनाथन आइडेंटिफाई। रंगनाथन ने कितने मौलिक श्रेणियों की पहचान की? तो देखिए, 5 मौलिक श्रेणियों की पहचान किया था लाइब्रेरी के क्षेत्र में रंगनाथन जी ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, 1966 द मार्क एज ए पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बाई। 1966 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मार्क किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? देखिए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो USA का लाइब्रेरी है, उसके द्वारा मार्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो INS डॉक यानी INSDOC डॉक कॉम्स अंडर किसके अंदर आता है? तो ये CSIR के अंदर आता है, सेंट्रल साइंटिफिक
इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसको बोला जाता है, CSIR को। तो इसके अंतर्गत ये आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट इज अ इंडेक्स इंडिया। तो इंडेक्स इंडिया क्या है? तो इंडेक्स इंडिया एक इंडेक्सिंग सर्विस है, जो इसे हिंदी में हम अनुक्रमण सेवा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इंडेक्सिंग सर्विस जो है व्हाट इज इंडेक्स इंडिया। इंडेक्स इंडिया जो है इंडेक्सिंग सर्विस है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, द इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर आर, मतलब कि एक रिसर्चर यानी एक शोधकर्ता के आवश्यक गुण क्या क्या होंगे, तो उसमें क्या क्या ये गुण होना चाहिए। तो ये UGC नेट का क्वेश्चन है। तो देखिए उसमें एक स्वतंत्र जांच की उसमें एक हैबिचुअल होना चाहिए कि वो एक स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज को परख सके, जांच कर सके, यानी कि स्प्राइट ऑफ फ्री इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ऑप्शन देखते हैं बी, ये बात सही है। ए बी देखते हैं, रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस, यानी कि वो उस चीज का साक्ष्य जो है, वो जो भी काम करता है उसको अवलोकन और साक्ष्य पर निर्भर हो, मतलब कि जो भी वो अवलोकन करता है उसको साक्ष्य पर निर्भर हो, मतलब कि वो प्रूफ होता हो कि हाँ ये बात सत्य है। थर्ड ऑप्शन है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बी। थर्ड ऑप्शन है सिस्टमेटिजाइजेशन एंड थ्योरीजिंग ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान का व्यवस्थीकरण या सिद्धांत, यानी कि जो ज्ञान है उसको एक व्यवस्थीकरण करना, उसको एक मैनर में, यानी कि कोई जैसे आपको एक डाटा होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है और एक नॉलेज होता है, इसमें क्या डिफरेंस है अगर आप पढ़ना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी मैंने लिंक दिया है, आप जाकर पढ़ लेना। तो बेसिकली जो डाटा होता है वो ऑर्गेनाइज रूप में नहीं होता है, यानी कि कुछ बीट में डाटा होता है और वो उसको आप नहीं कह सकते कि एक इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। लेकिन जो कलेक्टिंग ऑफ डाटा है, यानी कि डाटा को एक तरह से हम एक ऑर्गेनाइज रूप में मतलब एक सीक्वेंस रूप में अगर उसको रख दें तो एक तरह से वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको एक वेल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उसको वेल एक मैनर में उसको ऑर्गेनाइज कर दें तो वो एक नॉलेज के रूप में बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं, तीनों में ये डिफरेंस होता है कि डाटा में, इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज में क्या डिफरेंस आता है। ये लाइब्रेरी के सेक्टर में आपको पढ़ना है, क्षेत्र में, तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑल इसका ऑल ऑफ द एबव जो ऑप्शन है ये सही है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, IPO इज लोकेटेड एट। IPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर आपसे बेसिकली पूछा गया है। तो इसका हेड क्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली आपको पता होगा कि जो भी वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको संरक्षण प्रदान करना, कि उसके चोरी से बचाना, कि दूसरा किसी का शोध या रिसर्च को दूसरे कोई अपने नाम पे ना करा ले, इस तरह के भी काम होते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो प्रोक्विस्ट इज, ये क्या है? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कह रहा है व्हिच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज द नीड्स ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, यानी लाइब्रेरी साइंस के किस कानून में लाइब्रेरी बिल्डिंग की आवश्यकता पर जोर दिया गया है? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी साइंस के डेवलपमेंट यानी कि उसके बिल्डिंग पर एम्फेसाइज किया गया है। और आप जो भी 5 लॉ होते हैं लाइब्रेरी साइंस के उसमें पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, तो ये चीजें आपको पता चल जाएगी। और इससे एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको जो 5 लॉ है लाइब्रेरी साइंस के उससे। एक बार मैं अगर आपको कहें तो क्विक में मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। फर्स्ट लॉ जो है वो होता है कि बुक फॉर यूज, यानी कि बुक उपयोग के लिए है। सेकेंड जो लॉ है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यानी कि जो भी पाठक जाता है उसकी पुस्तक मिले। और थर्ड है प्रत्येक बुक को उसका पाठक मिले, यानी कि बुक को भी उसका पाठक मिले। और थर्ड जो फोर्थ है वो है जो पाठक है उसका समय की बचत हो, यानी सेव द टाइम ऑफ रीडर। और फिफ्थ जो है वो है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लाइब्रेरी एक प्रगतिशील संस्था है। तो इस तरह से आपको पांचों याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, which one is not the service of circulation section, यानी कि इसमें सर्कुलेशन सेक्शन का कौन सा पार्ट नहीं है। मतलब कि जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें पूछा गया है कि इज नॉट द सर्विस ऑफ द सर्कुलेशन सेक्शन, यानी कौन सर्विस सर्कुलेशन सेक्शन में नहीं है, यानी संचलन खंड की सेवा कौन सी नहीं है। तो देखिए बाइंडिंग जो होता है किसी बुक का वो हमें कंजर्वेशन की बात करते हैं, यानी उसके प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ना कि सर्कुलेशन सेक्शन
कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ये, बेसिकली उसको प्रोटेक्शन का पार्ट है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट सर्कुलेशन, नॉट द सर्विस ऑफ सर्कुलेशन सेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और बाकी जो 3 ऑप्शन है, लैंडिंग ऑफ बुक एंड रिन्यूअल ऑफ बुक एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बुक, ये सभी लाइब्रेरी में सर्कुलेशन सेक्शन का पार्ट होता है। आपको पता है डिस्चार्जिंग मतलब बुक को मतलब कि हमने दे दिया और डिस्चार्ज हो गया, और रिन्यूअल मतलब उसको डेट को रिन्यूअल कराते हैं कि हमें 8 दिन के लिए और चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बेसिक बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कह रहा है फिजिकल कंडीशन ऑफ बुक शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन, दिस इज नोन एज, यानी कि पुस्तक की भौतिकी स्थिति ठीक से बनी रहनी चाहिए, किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए ये कंजर्वेशन के रूप में जाना जाता है, यानी बुक को संरक्षण के रूप में जाना जाता है कि बुक को संरक्षित करना। देखिए बुक को अगर प्रॉपर्ली मेंटेन करने की बात करें तो उसमें जिल्द लगाना, यानी ऊपरी जो उसका परत है उसमें हम अच्छा से उसको प्लास्टिक कोटेड या किसी भी कपड़ा से जो भी होता है उसको, आप बड़े बड़े लाइब्रेरी में जाएंगे तो कपड़े का भी जिल्द लगे रहते हैं, तो उसको उस तरह प्रोटेक्शन किया जाता है। उसके बाद उसका जो रख रखाव है वो कहाँ रख रहे हैं, उसके नीचे कोई ऐसा तो नहीं है कि वो सीम, यानी कि कोई मतलब कि वहाँ पे पानी का कुछ सोर्स तो नहीं है, उस तरीका से करके उसको हम सुरक्षित प्रदान करते हैं। तो इस तरह से उसका संरक्षण होता है। कोलेशन जो ऑप्शन है मिलान, सेल्फ व्यवस्था या संगठन, ये सब ऑप्शन नहीं है ये करेक्ट उसको मेंटेन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का होता है इंटरनेट फिल्टरिंग इज। देखिए आप कोई भी फिल्ट्रेशन की बात करें इसका मतलब होता है छानना, यानी गंदगी को छानना, और अच्छाई को भी, मतलब कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो फिल्टर करके हम अच्छे चीज़ें के, जैसे फिल्ट्रेशन का मतलब मेनली यूज होता है कि कुछ पार्ट को फिल्टर कर देना। तो फिल्ट्रेशन का, इंटरनेट फिल्ट्रेशन का मतलब होता है ए फॉर्म ऑफ सेंसरशिप। जैसे मान लीजिए सेंसर बोर्ड है भारत में फिल्म के लिए, तो फिल्म में जो भी एज ए कोई अगर गलत सीन है या कोई फिल्म ऐसा है जो कम्युनिटी को वायलेंस करता है, यानी कि कम्युनिटी में दंगा या किसी तरह का माहौल को खराब कर सकता है, तो उसके लिए जो सेंसर बोर्ड है वो क्या करता है, फिल्टर कर देता है, यानी उस सीन को या उस मूवी को ही बैन कर देता है, या उस कुछ पर्टिकुलर सीन को कहता है कट कीजिए तो फिल्म को रिलीज किया जाएगा। तो इंटरनेट फिल्टरिंग से मतलब है कि इंटरनेट है तो ऑब्वियसली वेबसाइट या कुछ ऐसे साइट के बारे में बात कर रहा है जो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि कोई अगर वेबसाइट पे या साइट पे कोई ऐसे इनलीगल, अवैध या कुछ गलत हो रहा हो तो उसको ये फिल्टर करता है, यानी उस टाइप के वेबसाइट को आप नहीं एक्सेस कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जो भारत में या पूरी दुनिया में ऐसे बैन होते हैं, तो अलग अलग अपने अपने देश के लॉ के हिसाब से, तो उसी को कहते हैं एक फॉर्म ऑफ सेंसरशिप। ये एक तरह का इंटरनेट फिल्टरिंग जो है सेंसरशिप का ही एक फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते थे। ऑप्शन में क्या है कि एक्सेप्टेबल यूजर पॉलिसी, यानी कि स्वीकार उपयोगकर्ता नीति, नहीं ये बिल्कुल नहीं है। एक्सेस द इनअप्रोप्रिएट मटेरियल, यानी कि जो अनुचित सामग्री है उस तक पहुंच अगर आपकी है, यानी कि एक्सेस, दो एक्सेस है यानी कि अनुचित, इनअप्रोप्रिएट जो अनुचित सामग्री है वहां तक आपकी पहुंच है, तो वो इंटरनेट फिल्टरिंग तो होगा ही नहीं। इंटरनेट फिल्टरिंग का मतलब होगा अनुचित सामग्री तक पहुंच ना होना। ब्लॉकिंग इंटरनेट फैसिलिटी, अब देखिए ब्लॉकिंग कर देते हैं इंटरनेट फैसिलिटी पूरी तरह के तरीका से, तो फिर वो फिल्टरिंग नहीं कहा जाएगा, वो पूरा बैन कहा जाएगा एक तरह से। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट आर द 4 एंटिटीज ऑफ द FRBR मॉडल? FRBR में जो BR मॉडल में 4 इकाइयां जो है वो है वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो ये FRBR मॉडल है बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, और ये इफ्ला यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्टडी ग्रुप इस पे काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है व्हेन द मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, यानी मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू किया गया? तो देखिए मद्रास पब्लिक एक्ट लाइब्रेरी जो एक्ट है वो 1948 में किया गया, यानी 1948 में। देखिए आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देने जाते हैं तो आपको ये एक्ट पता होना चाहिए कौन से स्टेट ने कब ये एक्ट लागू किया। तो आप अगर मान लीजिए राजस्थान से हैं और राजस्थान में एग्जाम हो रहे हैं तो आपको फर्स्ट ये चीज़ याद होना चाहिए कि राजस्थान में लाइब्रेरी एक्ट कब लागू किया गया, और दूसरा ये कि फर्स्ट मतलब लाइब्रेरी जो मद्रास ने किया, ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ये पहला
स्टेट है जिसने लाइब्रेरी एक्ट लागू किया, तो ये मद्रास है, 1948 में लागू हुआ। और राजस्थान में कब लागू किया, ये पूछा जाता है। तो इसका जो लिस्ट है मैंने इस पे आर्टिकल लिखा है, libraryscience.in पे विजिट करके आप पढ़ सकते हैं। उसमें ब्लॉग सेक्शन है, उसमें जाके आप लाइब्रेरी का जो एक्ट है उसके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा हर स्टेट का जो भी है, जैसे बिहार, यूपी, केरल, जितने भी स्टेट ने लाइब्रेरी एक्ट पास किया है उसके बारे में मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो उस पर भी मैं कुछ वीडियो लेके आ जाऊँगा आपके लिए एज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लेके, तो वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन द यूएसए, यानी अमेरिका में, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन हैं। तो देखिए मैलिव डेवी जो हैं वो पुस्तकालय का फादर कहे जाते हैं लाइब्रेरीज में, मतलब यूएस में। और भारत में लाइब्रेरी के जो फादर कहे जाते हैं वो एस.आर. रंगनाथन कहे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था टोटल 20 क्वेश्चन। तो हमने फर्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन और सेकंड वीडियो में 20 क्वेश्चन, एंड टोटल 30 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जॉब या नेक्स्ट स्टडी मटेरियल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।